अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर द्वार से आप सभी लोगों का स्वागत है और अभिनंदन है। आज हम लोग पैसेज एंड कंक्लूजन्स के चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। बेसिकली ये सारी चीजें समझने वाले हैं कि क्या होता है पैसेज एंड कंक्लूजन्स के अंदर, किस तरीके से, किस अप्रोच के साथ में इन क्वेश्चंस को किया जाता है। प्रीवियस ईयर के अंदर इस तरीके के या पर्टिकुलर इस चैप्टर से कितने तरीके के सवाल हमसे पूछे जा चुके हैं, और आने वाले एग्जाम्स के अंदर जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं उसके अंदर भी किस तरीके से क्वेश्चंस को मॉडिफाई करके पूछा जा सकता है। इन सभी बातों को हम लोग आज सीखने वाले। डिस्क्लेमर: द इमेजेस, टेक्स्ट एंड अदर मटेरियल यूज्ड इन आवर प्रेजेंटेशंस आर फॉर एजुकेशन पर्पसेस ओनली. We respect the intellectual property rights of the original creators and owners. If you are the owner and have any concern or issues, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the same. Thank you. तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा सामने आ चुका है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है। ये पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए, जैसे नाम से पता चल रहा है, इसमें लिखा है पैसेज एंड कंक्लूजन। अब पैसेज एंड कंक्लूजन का मतलब ये हुआ कि सबसे पहले आपको एक बहुत बड़ा पैसेज दिया जाएगा, जस्ट बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमको दिया जाता है जब हम लोग इंग्लिश का कोई पार्ट सॉल्व कर रहे होते हैं बेसिकली। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी आपको एक पैसेज दिया जाएगा। सबसे पहले आपको उस पैसेज का मतलब समझना है। जो भी लाइंस दी हैं किसके बारे में बोली जा रही हैं, थ्रू आउट द पूरे पैसेज के अंदर पूरे पैसेज का सारांश क्या है, किस बात के बारे में ये बात कर रहे हैं, इस बात का सारांश क्या निकल रहा है। इन सभी बातों को समझते हुए पहले हमें पैसेज को समझना, फिर उससे रिलेटेड नीचे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और क्वेश्चंस के हम लोगों को आंसर करने होते हैं। तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम रखा गया है पैसेज एंड कंक्लूजन। अब सबसे पहले जब आप देखेंगे तो आपको एक बहुत बड़ा, आप देख पा रहे होंगे, एक आपको पैसेज दिया गया है। अब इसी पर्टिकुलर पैसेज से कुछ क्वेश्चंस आपसे इसके अंदर पूछने जा रहे हैं या पूछना चाह रहे हैं। अब इसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं उन पर जरा एक बार नजर करते हैं कि वो क्या है। जैसे इसमें अंदर है, इफ द इन्फ्रेंस इज डेफिनेटली ट्रू, दैट इज इट प्रॉपरली फॉलो फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स गिवन। देखिए, इसमें टोटल 5 ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला ऑप्शन हमेशा तब लगाना है जो कि डेफिनेटली ट्रू का है। डेफिनेटली ट्रू का मतलब कि पैसेज के अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चन नीचे पूछा गया है, अगर वो पैसेज के अकॉर्डिंग बिल्कुल सुटेबल लाइन दे रखी है और जो ऊपर पैसेज का मतलब है उसी बात का मतलब नीचे लाइन के अंदर भी समझाया गया है, या नीचे जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें भी उसी बात को बताया गया है, इसका मतलब कि वो जो इन्फ्रेंस आपको दिया है, एक आपको क्वेश्चन नहीं, एक आपको इन्फ्रेंस इसके अंदर दिया जाता है बेसिकली, तो वो इन्फ्रेंस जो है वो बिल्कुल इसके अंदर करेक्ट है। तो उसे हम लोग डेफिनेटली ट्रू के लिए जान डालते हैं। डेफिनेटली ट्रू का मतलब बिल्कुल सही। इसके बाद में बी ऑप्शन कब लगता है? ये तब लगता है इफ द इन्फ्रेंस इज प्रोबेबली ट्रू थ्रू आउट, नॉट डेफिनेटली ट्रू इन द लाइट ऑफ द फैक्ट्स गिवन। मतलब कि जो भी आपको पैसेज के अंदर जो भी आपको डेटा दिया गया है उस बात के आधार पे आप बिल्कुल 100% श्योरली तरीके से नहीं कह पा रहे हैं कि ये ट्रू है, लेकिन आपको ये लग रहा है कि हाँ, ऐसा होना चाहिए या ऐसा हो सकता है, तो उसके लिए हम लोग प्रोबेबली ट्रू लगाते हैं। जैसे प्रोबेबिलिटी होती है ना, प्रोबेबिलिटी का मतलब प्रायिकता, तो उसी से एक वर्ड बनाया गया प्रोबेबली। प्रोबेबली ट्रू मतलब कंफर्म 100% ट्रू नहीं है। जैसे फर्स्ट ऑप्शन कब चुना जा रहा है? जब डेफिनेटली ट्रू है, 100%, 100% बिल्कुल ट्रू है ये। और प्रोबेबली ट्रू तब लगाया जा रहा है जब बिल्कुल 100% कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ, लगभग में इस चीज को हम लोग कंफर्म मानेंगे। जब ये चीज बोली जाती है तब इसको प्रोबेबली ट्रू की कैटेगरी में डाला जाता है। सी ऑप्शन कब लगता है? सी ऑप्शन लगता है
If the data are inadequate, that is, from the facts given, you cannot say whatever या whether the inference is likely to be true or false. सी ऑप्शन तब लगता है जब आप दिए गए स्टेटमेंट से कोई कंफर्म आंसर नहीं बता पा रहे। कंफर्म आंसर का मतलब हो गया कि ये परफेक्टली सही भी नहीं है और परफेक्टली रॉन्ग है। तो इसलिए आप डेटा के आधार पे, या ये भी कह सकते हैं कि डेटा के आधार पे जो भी क्वेश्चन पूछा गया या जो भी आपको इन्फ्रेंस दिया गया, उसका उससे आपस में कोई लॉजिक फिट ही नहीं हो रहा है। तो जब इनका आपस में कोई लॉजिक फिट नहीं हो रहा है, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, डेटा इनएडुकेट की कैटेगरी में डालते हैं। मतलब कि ये डेटा जो है इस पर्टिकुलर इन्फ्रेंस का आंसर देने के लिए या इस पर्टिकुलर आंसर को देने के लिए ये डेटा पर्याप्त नहीं है। इट इज डेटा इनएडुकेट। फिर इसके बाद डी दिया गया था इसके अंदर, इफ द इन्फ्रेंस इज प्रोबेबली फॉल्स। डी कब लगाते हैं? इफ द इन्फ्रेंस इज प्रोबेबली फॉल्स थ्रो नॉट डेफिनेटली फॉल्स इन द गिवन लाइट्स ऑफ द फैक्ट्स गिवन। मतलब कि जो भी आपको इन्फ्रेंस नीचे दिया गया है, उस इन्फ्रेंस के आधार पे इसको हम लोग प्रोबेबली फॉल्स करेंगे। मतलब कि हाँ, लगभग में इसको हम लोग गलत कह सकते हैं, कंप्लीटली गलत नहीं, लगभग में गलत। जैसे वहां पर एक प्रोबेबली ट्रू था, उसी का जस्ट अपोजिट ये प्रोबेबली फॉल्स हो रहा है। लगभग में ये गलत माना गया है, लगभग में इसे गलत साबित किया। इसके बाद नेक्स्ट आता है पांचवा कि इफ द इन्फ्रेंस इज डेफिनेटली फॉल्स, दैट इज इट कैन नॉट पॉसिबली बी ड्रॉन फ्रॉम द फैक्ट गिवन और इट कॉन्ट्राडिक्ट द गिवन फैक्ट। तो एक हो गया डेफिनेटली ट्रू, तब एक हो गया डेफिनेटली फॉल्स। मतलब ए और ई ऑप्शन क्यों दिखाया गया? डेफिनेटली ट्रू और डेफिनेटली फॉल्स के लिए दिखाया गया है। इसी के साथ बी और डी क्यों बताया गया? बी का मतलब हो गया प्रोबेबली ट्रू और डी का मतलब हो गया प्रोबेबली फॉल्स। लगभग में सही है और लगभग में गलत है। 50-50% चांसेस कह सकते हैं। इसके बाद में ई सी ऑप्शन कब लगेगा? जब डेटा इनएडिक्वेट है, मतलब हमारे पास डेटा ही पर्याप्त नहीं है उस पर्टिकुलर आंसर को देने के लिए, या जो नीचे इन्फ्रेंस जो भी पूछा गया है या जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस बात का ऊपर वाली बात से कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है, तब भी हम लोग डेटा इनएडिक्वेट को साइन करेंगे या करेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से ये 5 ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं। ये जो पर्टिकुलर पार्ट है पैसेज एंड कंक्लूजन्स वाला, ये बेसिकली लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट है और ये लॉजिकल पार्ट्स के अंदर पूछा जाता है। जो लॉजिकल रीजनिंग है उसमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और लॉजिकल का जो पार्ट है वो बेसिकली आपको पीओ के एग्जाम में, चाहे फिर वो आईबीपीएस का हो चाहे एसबीआई का हो, पीओ के एग्जाम्स के अंदर देखा जाता है। वैसे ये वाले क्वेश्चंस बहुत और भी एग्जाम्स के अंदर आ जाते हैं, क्लैट में आ जाते हैं, सीयूईटी में आ जाते हैं और भी बड़े बड़े एग्जाम्स के अंदर आ जाते हैं, लेकिन बेसिकली पीओ के एग्जाम्स के अंदर इन क्वेश्चंस को देखा जाता है। अब यहां पर डायरेक्शंस पढ़ते हैं कि क्या दिया हुआ है। बोला गया था Questions in the form of inferences, conclusions are based on the passages given below. Each passage is followed by 5 inferences. You are required to examine each inference separately in the context of the passage and decide upon its degree of truth or falsity. करना क्या होता है कि आपको इसमें कुछ इन्फ्रेंस दिए जाते हैं, कुछ कंक्लूजन्स दिए जाते हैं, इन्फ्रेंस या कंक्लूजन कह सकते हैं आप, जो कि नीचे वाली लाइन में आपको दिखाया जाता है। पहले एक पैसेज दिया जाएगा और पैसेज के आधार पर एक आपको कोई ना कोई इन्फ्रेंस या फिर कोई ना कोई एक कंक्लूजन आपको दिया जाता है।
अब आपको ये चेक करना होता है कि 5 इन्फ्रेंसेस जो आपको दिए गए हैं, जो 5 आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, यू आर रिक्वायर्ड टू एग्जामिन ईच इन्फ्रेंस। आपको हर एक उसको एग्जामिन करना होता है, और एग्जामिन करने के बाद में सेपरेटली सभी को एग्जामिन करना है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज एंड डिसाइड अपॉन इट्स डिग्री ऑफ ट्रुथ और फॉल्सिटी, और फिर उसकी डिग्री ऑफ ट्रुथ का आपको पता लगाना होता है कि ये कितना परसेंट सही है। अगर बस मेन जो चीज है इस तरीके के क्वेश्चन के अंदर वो ये है इसकी डिग्री पता कर, कि कितना परसेंट, कितना डिग्री ये सत्य है। क्योंकि अगर कोई चीज 100% है तब उसमें ए और ई ऑप्शन लगेंगे, 100% सही है तो ए, 100% गलत है तो ई। और 50-50 इस चीज को कह नहीं सकते हम लोग, क्योंकि 50-50 में बात अलग हो जाती है। 50 का मतलब हो गया सही भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, उसके लिए तो आइदर यूज किया जाता है। प्रोबेबली ट्रू और प्रोबेबली फॉल्स के लिए होता है कि लगभग 80 to 90% ये सही है बात, या ये कह सकते हैं 50% से अबव ये बात ठीक जा रही है। तो हु विल डिसाइड दिस परसेंटेज, हु विल डिसाइड दिस पर्टिकुलर नंबर, या ये डिग्री को कौन डिफाइन करेगा, ये हम लोगों को समझना है पैसेज के। जो मेन कलाकारी है वो इसी चीज की है इस तरीके के क्वेश्चंस के अंदर, बाकी और कुछ नहीं है, ये मेन कलाकारी है इस क्वेश्चन के अंदर। चलिए, अब हम लोग यहां पर आइए इस पैसेज को पढ़ते हैं कि क्या दे रहा है। पैसेज था, और पैसेज को ऐसे नहीं पढ़ रहा है, पैसेज की एक एक लाइन को पढ़ना और एक एक लाइन को समझते हुए आगे की तरफ बढ़ना है, और फिर जो भी आगे पूछा गया होगा उसके बारे में तब डिस्कशन। तो सबसे पहले बोला गया एशिया हैज बिकम द ग्रोथ सेंटर ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी इन द रिसेंट। बोला गया है कि हाल फिलहाल के ईयर्स के अंदर, अभी हाल फिलहाल के कुछ सालों के अंदर ऐसा देखा गया कि वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर, वर्ल्ड इकोनॉमी का मतलब क्या हुआ कि जो दे विद पूरी पूरी ब्रह्मांड की, पूरे के पूरे क्या कहते हैं संसार की जो इकोनॉमी है, उसका जो ग्रोथ सेंटर है, ग्रोथ सेंटर का मतलब हो गया कि सबसे ज्यादा बढ़ावा जो मिला है या सबसे ज्यादा ग्रोथ जो देखी गई है वो एशिया के अंदर सबसे ज्यादा देखी। अब आपको यह समझना है कि एशिया, अब एशिया का मतलब क्या हुआ, एशिया के अंदर और भी काफी सारे कंट्रीज आ गए, मतलब पर्टिकुलर अगर पूरे होल ऑफ द वर्ल्ड के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये पर्टिकुलर एक रीजन की बात कर रहे हैं। क्या एशिया, ये जो कॉन्टिनेंट है, इस जगह पर इस चीज को देखा गया है सबसे ज्यादा, या ये सेंटर पॉइंट पर रही है, सबसे ज्यादा ग्रोथ इस जगह पर देखी गई। पहली लाइन से ये मतलब निकल गया। फिर बोला गया विद इन द रीजन इंडिया एंड साउथ कोरिया आर द थर्ड एंड फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमीज आफ्टर चाइना एंड जापान। मतलब विद इन द रीजन, अगर रीजन के अकॉर्डिंग अगर बात करी जाए, एरिया के अकॉर्डिंग अगर बात करी जाए, तो इंडिया एंड साउथ कोरिया, एक इंडिया और एक साउथ कोरिया, ये जो है ये थर्ड और फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमीज हैं, तीसरी और चौथी लार्जेस्ट इकोनॉमीज है। मतलब तीसरी होगी इंडिया की, चौथी होगी साउथ कोरिया की। दीज कंट्रीज एज वन ऑफ देयर, फिर बोला गया इकोनॉमीज आफ्टर चाइना एंड जापान, चाइना और जापान के बाद में इनकी तीसरी और चौथी नंबर पे सबसे ज्यादा लार्जेस्ट जो है रीजन में, इसमें सबसे ज्यादा इकोनॉमीज को देखा गया है या कंसीडर किया गया या मार्क किया गया। तो एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि चाइना और जापान जो होंगी वो फर्स्ट और सेकंड नंबर पे होंगी, और थर्ड और फोर्थ नंबर पर ये लोग होंगे। इससे हम लोग ये अनुमान भी लगा सकते हैं। आगे बोला गया थ्रू द एशियन ग्रोथ स्टोरीज मेनली रिवॉल्व अराउंड इंडिया एंड चाइना। थ्रू द एशियन ग्रोथ, अगर एशियन ग्रोथ के स्टोरीज की बात करी जाए तो वो सबसे ज्यादा किसके आसपास घूम रही हैं, वो सबसे ज्यादा इंडिया और चाइना के आसपास घूम रही हैं। अगर उनसे स्टोरीज के रिलेटेड अगर बात करी जाए तो साउथ कोरिया हैज रिमेन्ड अ की प्लानर फॉर दीज कंट्रीज एज वन ऑफ देयर मेजर ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट पार्टनर। मतलब
कि साउथ कोरिया के लिए बात बोली जा रही है कि साउथ कोरिया हैज रिमेन्ड अ की प्लानर। साउथ कोरिया जो है वो इन सभी देशों के अंदर एक की प्लानर का मतलब समझ रहे हैं? की प्लानर का मतलब जिसने कोई भी प्लान बनाया। अगर मान लीजिए 4 दोस्त आप लोग कहीं पर जाने की कहीं प्लानिंग बना रहे हैं, तो उसमें एक कोई की प्लानर फ्रेंड जरूर होता है जिसने वो पूरा प्लान सेट किया होता है कि हम लोग इस जगह पर जाएंगे, वहां पर जाकर के ये करेंगे, इस तरीके से हमको जाना है, इस डेट में जाना है। वो पूरा प्लान जो होता है वो उस तरीके से उस चीज को एग्जीक्यूट किया करवाने वाला या की प्लानर जैसे हम जो प्लान को सेट कर रहा है इन अ सिंपल वे, इन अ सिंपल लैंग्वेज, इन अ सिंपल वर्ड्स। हम इस चीज को कह सकते हैं कि जो प्लान को सेट कर रहा है, जो की प्लानर है उस पर्टिकुलर चीज। तो साउथ कोरिया हैज रिमेन्ड अ की प्लानर फॉर दीज कंट्रीज। इन सभी कंट्रीज का या पर्टिकुलर ये जो कंट्रीज दे रखी हैं इन सभी के लिए साउथ कोरिया जो है वो की प्लानर है एज एज वन ऑफ देयर मेजर ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट पार्टनर। इनके एक मेजर ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट पार्टनर के तौर पर साउथ कोरिया एक की प्लानर यहां पर बनाया गया है या की प्लानर के तौर पर उसको देखा गया। ये हो गया। नेक्स्ट, साउथ कोरिया अडॉप्टेड आउटवर्ड ओरिएंटेड इकोनॉमिक पॉलिसीज with the beginning of its first 5-year economic development plan in 1962। अब आगे इसके अंदर क्या बोला गया कि साउथ कोरिया ने जो है वो अडॉप्ट किया। अडॉप्ट का मतलब किस चीज को अडॉप्ट कर लेना, अपना लेना। अडॉप्टेड आउटवर्ड ओरिएंटेड इकोनॉमिक पॉलिसीज। उसने क्या करी है, जो आउटवर्ड ओरिएंटेड इकोनॉमिक पॉलिसीज है उसको कहीं ना कहीं अडॉप्ट किया है। विद द बिगिनिंग ऑफ इट्स, और उसकी बिगिनिंग कब हुई थी? इट्स फर्स्ट 5-year इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान इन 1962। जो फर्स्ट 5-year इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान बना हुआ था 1962 को, इसने जो साउथ कोरिया ने उसने कहीं ना कहीं वहां की पॉलिसीज को क्या किया है, अडॉप्ट किया है ये चीज। इसके बाद आगे बोला गया विच, अब इसी के आगे बोला गया है कि विच रिजल्टेड इन हाई ग्रोथ एंड द इंटीग्रेशन ऑफ द कोरियन इकोनॉमी विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसीलिए इसके रिजल्ट के तौर, जब उसने ये अडॉप्ट किया तो इसके रिजल्टेंट के तौर पे ये पाया गया कि बहुत ही ज्यादा हाई ग्रोथ हुई है एंड द इंटीग्रेशन, और बढ़ावा मिला है, इंटीग्रेटेड पार्ट हुआ है किसका, कोरियन इकोनॉमी का, विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, पूरे विश्व के अंदर सबसे ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को अगर मिल रही है इंटीग्रेटेड पार्ट के अंदर, तो वो किसको मिल रही है, कोरियन इकोनॉमी को देखने को मिल रही है। ये हो गया। इसके बाद क्या बोला गया आगे, अब यहां पर ये एक तरीके से 4 लाइन का एक छोटा पैसेज कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट यहां से चेंज हुआ क्या, सब्सिक्वेंटली हाई एंड consistent इकोनॉमिक ग्रोथ मेड साउथ कोरिया वन ऑफ द हाई इनकम इकोनॉमीज इन एशिया। सब्सिक्वेंटली ऐसा देखा गया है कि हाई और कंसिस्टेंट इकोनॉमिक ग्रोथ, बहुत ही ज्यादा और कंसिस्टेंट, कोई भी चीज कंसिस्टेंटली बढ़ते हुए जाना, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो सबसे ज्यादा इन सभी कंट्रीज के अंदर साउथ कोरिया में देखी गई है। वन ऑफ द हाई इनकम इकोनॉमीज इन एशिया, जो सबसे ज्यादा इकोनॉमीज को जनरेट करते हैं एशिया के अंदर, और भी जो कंट्रीज हैं उन अपकमिंग द सारी कंट्री, वो जितनी भी कंट्रीज हैं उन सभी कंट्रीज के अंदर साउथ कोरिया सबसे ज्यादा ग्रोथ पकड़ने वाली और सबसे ज्यादा हाई इनकम इकोनॉमीज को बढ़ावा देने वाली या करने वाली सबसे ज्यादा साउथ कोरिया। आगे बोला गया साउथ कोरिया इज स्टिल ग्रोइंग एट ए फास्टर रेट। साउथ कोरिया जो है वो बहुत ही फास्टर रेट से
क्या कर रही है, ग्रो कर रही है या कहीं ना कहीं ग्रोथ कर रही है कंपेयर्ड टू अदर डेवलप्ड इकोनॉमी। जो अदर डेवलप्ड इकोनॉमीज है, देखिए एक दो तरीके के देश हुए, एक हुआ डेवलपिंग, एक हुआ डेवलप्ड। तो जो ऑलरेडी डेवलप्ड देश हैं उनमें से ये देखा गया है कि जो डेवलप्ड देश हैं उनको अगर यहां पर हम इनसे अगर इसको कंपैरिजन कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, तो वहां से तुलना करते टाइम पर हमको एक चीज नजर आती है, वो ये है कि उनसे तुलना करते समय पर सबसे ज्यादा अगर ग्रोथ देखी जा रही है तो वो इसी कंट्री की देखी जा रही है। फास्टर ग्रोथ है, बहुत ज्यादा ग्रोइंग एट ए फास्टर रेट, बहुत ही तेजी दर से आगे की ओर बढ़ रही है कंपेयर टू अदर डेवलप्ड इकोनॉमीज। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनसे भी ज्यादा अच्छी इसकी फास्टर ग्रोइंग हो रही। आगे बोला गया इंडिया ऑन द अदर हैंड, और इसी जगह पर इंडिया के बारे में अगर बात करी जाए, अडॉप्टेड एन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी। इसने क्या किया है, इसने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी को अडॉप्ट किया है सिंस इट्स इंडिपेंडेंस अंटिल द अर्ली 1990। अब यहां पर बोला गया है उसने कौन सी किया गया है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी को उसने अपनाया है सिंस इट्स इंडिपेंडेंस अंटिल द अर्ली 1990। जो इंडिपेंडेंस हमको मिली थी 1990 से अर्ली, उसी से पहले जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी आई थी उसको इसने अडॉप्ट करने का काम। आगे क्या बोला गया इसी के अंदर, सिंस देन इंडिया हैज इंट्रोड्यूस्ड वाइड रेंजिंग इकोनॉमिक पॉलिसी। इसीलिए ऐसा देखा गया कि इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया है वाइड रेंज, बहुत ही बड़ी रेंज में इकोनॉमिक पॉलिसी को, रिफॉर्म्स एंड इज मूविंग टुवर्ड्स मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी। और ऐसा देखा गया है कि एक तो इसकी जो वाइड रेंज इकोनॉमिक पॉलिसी में आई है वो तो बड़ी ही है, साथ के साथ इसमें बोला गया कि मूविंग टुवर्ड्स मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी, जो मार्केट के अंदर ड्रिवन जो इकोनॉमी होती है उसके अंदर भी इसकी परफॉर्मेंस या जो रेंज जो है वो बहुत अच्छी बढ़ी है या बहुत अच्छी ग्रोथ हुई। इसके आगे बोला गया दिस हैज रिजल्टेड, और इसके रिजल्ट के तौर पे ऐसा देखा गया, दिस हैज रिजल्टेड इन कंसिस्टेंट ओनली कोरियन इकोनॉमी इज कंसीडर इज ए रिजल्टेंट हाई इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब कि जब इसके हमने ये दोनों चीजों को पढ़ा, हमने कोरियन इकोनॉमी को भी पढ़ा और हमने इसी के साथ साथ जो इंडियन इकोनॉमी है उसके बारे में भी पढ़ा। अब इसके रिजल्टेंट की बात करें, दिस हैज रिजल्टेड इन कंसिस्टेंट हाई इकोनॉमिक ग्रोथ, और इसके रिजल्ट्स जो है वो ऐसे देखने को मिल रहे हैं कि बहुत ज्यादा हाई इकोनॉमिक ग्रोथ है ओवर द लास्ट 1.5 डिकेड्स, ओवर अ हाफ लास्ट 1.5 डिकेड्स के अंदर ऐसा देखा गया है कि सबसे ज्यादा ग्रोथ जो इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है वो इन दोनों देशों की कहीं ना कहीं हुई है। एक साउथ कोरिया के बारे में ये देखा गया है और दूसरा इसके अंदर इंडिया के बारे में देखा। अब यहां पर इस पूरे पैसेज का क्या मतलब समझ में आता है, तो इसकी जो मेन चीजें हैं वो हम लोग समझ लें। सबसे पहली बात कि एशिया का यहां पर जिक्र किया गया कि एशिया जो है होल वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा क्या कहते हैं, देखा गया कि सबसे ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ करी या एपी सेंटर रहा है सबसे ज्यादा। फिर और इसके अंदर बोला गया कि इंडिया, चार ही देशों की बात की, इंडिया, साउथ कोरिया, चाइना और जापान। इंडिया और साउथ कोरिया जो है वो थर्ड और फोर्थ नंबर पे रहे हैं आफ्टर चाइना एंड जापान, चाइना और जापान के बाद। ठीक है, इसके बाद इसी के अंदर बोला गया था कि साउथ कोरिया के बारे में कि साउथ कोरिया जो है वो उसने अडॉप्ट करी है इकोनॉमिक पॉलिसी, ओरिएंटेड इकोनॉमिक पॉलिसीज को, और उससे उसे एक अच्छी ग्रोथ मिली है, देखने को मिली है इस तरीके से। और यहीं पर ही अगर बात करी जाए इंडिया की, तो इंडिया ने भी कौन सी अडॉप्ट करी है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी को अडॉप्ट किया है। और अडॉप्ट करते वक्त इसने देखा गया कि वो इन दोनों के लिए ही ये वाली बात बोली गई है कि ओवर द लास्ट
1.5 डिकेड्स के अंदर ये देखा गया कि इन दोनों की ही जो इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है वो बहुत ही अच्छे स्तर पे हुई है, बहुत ही बड़े स्तर पर देखने को मिल रही है। ये इस पूरे के पूरे पाठ का एक तरीके से आप सारांश कह सकते हैं, या ये भी कह सकते हैं इस पूरे पैसेज को जो हमने पढ़ा, इस पैसेज के आधार पर ये सारी बातें यहां पर निकल करके आ गई। तो अब हमें यहां पर इसके पैसेज का मतलब समझ में आ गया और बहुत अच्छी तरीके से आ गया। अब यहां पर हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ कि क्वेश्चन इसके अंदर बोला गया है, या क्वेश्चन भी कह सकते हैं आप इसको, या इसके आप इन्फ्रेंस को कह सकते हैं। जैसे बोला था इन्फ्रेंसेस या कंक्लूजन्स, बात एक ही है कि ये जो आपने पढ़ा पूरा का पूरा पैसेज, अब इसके आधार पे क्या कंक्लूजन निकल रहा है या क्या इन्फ्रेंस निकल रहा है, एक ही बात होती है। और उस इन्फ्रेंस के बारे में आपका क्या सोचना है कि वो कितना सही है, कितना गलत है, बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है, या फिर डेटा अपर्याप्त है, हम कुछ भी कह नहीं सकते। तो ऑप्शंस इसके अंदर दिए गए थे। इफ द इन्फ्रेंस इज डेफिनेटली ट्रू, दैट इज इट प्रॉपरली फॉलो फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। तो डेफिनेटली ट्रू, प्रोबेबली ट्रू, इसके बाद में डेटा इनएडुकेट, उसके बाद में प्रोबेबली फॉल्स, और उसके बाद डेफिनेटली फॉल्स। तो आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया। अब यहां पर देखो, इसमें ये भी समझ लेते हैं इन्फ्रेंस क्या है। इन्फ्रेंस था ओनली कोरियन इकोनॉमी इज कंसीडर्ड एज रॉबस्ट बाय द इंटरनेशनल कम्युनिटी। अब ये आपका इस लाइन का मतलब समझिए, पैसेज का मतलब मैंने आपको समझा दिया है। फिर देखिए इन पांचों ऑप्शंस में से किस ऑप्शन को आप लोग सही करें एक बार इस क्वेश्चन को, फिर इसके सॉल्यूशन पर हम लोग बात करें। तो ये पूरा का पूरा पैसेज आप सभी के सामने था। इसके लिए जो क्वेश्चन ये जो दिया था कि ओनली कोरियन इकोनॉमी इज कंसीडर्ड एज रॉबस्ट बाय द इंटरनेशनल कम्युनिटी, इस लाइन का मतलब ये हुआ कि सिर्फ ओनली लगा दिया गया है। पहली बात तो कि केवल एक कोरियन इकोनॉमी ऐसी है जिसको हम लोग कंसीडर कर सकते हैं एज ए रॉबस्ट के तौर पे बाय द इंटरनेशनल कम्युनिटी। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने ऐसा रॉबस्ट किया है या ऐसा कंसीडर किया है कि ओनली कोरियन इकोनॉमी इज द बेस्ट, या ये भी कह सकते हैं कंसीडर रॉबस्ट। अब रॉबस्ट का मतलब हो गया बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ना आगे की तरफ। तो अब इसमें देखते हैं कि आंसर क्या बोला गया। आंसर बोला गया ई ऑप्शन इसके लिए सही है। इफ द इन्फ्रेंस इज डेफिनेटली फॉल्स, दैट इज इट कैन नॉट बी पॉसिबली बी ड्रॉन फ्रॉम द फैक्ट्स गिवन और इट्स कॉन्ट्राडिक्ट द गिवन फैक्ट्स। बिल्कुल सही बात है। ऊपर कहीं पर भी ये बात नहीं बोली गई। देखिए वहां पर ये तो बोला गया कि पूरे विश्व के अंदर ऐसा देखा गया कि ग्रोथ सेंटर जो है वो अब की बार सबसे ज्यादा एशिया में रहा। लेकिन ये नहीं बोला गया कि सिर्फ एशिया में रहा है, ओनली एशिया में, या एशिया के अंदर पर्टिकुलर इस देश के अंदर सबसे ज्यादा रहा है। ऐसा कुछ बात ऊपर वाली लाइन के अंदर ये बात स्टेटमेंट सीधे तौर पे नहीं बोला। डेफिनेटली ट्रू तब होता है जब बिल्कुल एज इट इज वही वाली चीज नीचे प्रिंट होके आ जाए, तो डेफिनेटली ट्रू है। लेकिन ये डेफिनेटली फॉल्स में जाएगा क्योंकि इस तरीके की कोई बात बोली ही नहीं जा रही है ऊपर की। तो इसलिए इसका ई ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर है, राइट। इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज किया गया 48.2 कॉन्सेप्ट यूज करते हुए इस क्वेश्चन को किया गया है। चाइना, इंडिया एंड जापान ऑल्सो हैव रॉबस्ट इकोनॉमी। बिल्कुल सही बात है। अकेली सिर्फ इसी के लिए ये बात नहीं बोली गई है, इसी के साथ साथ चाइना की, इंडिया की और जापान की भी जो इकोनॉमीज है वो भी कहीं ना कहीं रॉबस्ट करी है या रॉबस्ट तौर पे है। तो इसीलिए सिर्फ और सिर्फ ये बात कोरिया के लिए ये बात कह देना, कोरियन कंट्रीज के लिए ये बात कह देना, वो कहीं ना कहीं गलत है। ये तीनों देश भी इसी के अंदर इंक्लूड होने चाहिए, तब ये बात ठीक हो। इसीलिए इसका ई ऑप्शन जो लगाया गया वो बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर है, राइट। ये चीज। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन, अब देखिए एक पैसेज आप पढ़ेंगे,
जब एक पैसेज करेंगे और उस एक पैसेज का मतलब समझेंगे तो उसी से रिलेटेड 5 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। जी, 5 क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन अब आपने पढ़ा, अब दूसरा क्वेश्चन आया। तो अब दूसरा क्वेश्चन करने के लिए दोबारा से पैसेज को समझने की नीड नहीं है, क्योंकि पैसेज को आप ऑलरेडी पीछे पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। अब सीधे आप इन्फ्रेंस को देखिए कि क्या इन्फ्रेंस इसके अंदर दिया जा रहा है, क्या कंक्लूजन दिया जा रहा है, और वो गलत है या फिर वो सही है। बोला गया था जापान इकोनॉमिक ग्रोथ ओवर द लास्ट डिकेड इज द हाईएस्ट इन एशिया। जापान के लिए एक बात बोली जा रही है कि जापान की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ओवर द लास्ट डिकेड्स के अंदर ये देखा गया है इज द हाईएस्ट इन एशिया, सबसे ज्यादा रही है एशिया के अंदर। किसकी? जापान। अब इसी से रिलेटेड आपके वही 5 ऑप्शंस फिर दोबारा से दिए हुए हैं। एक बार देखिए क्या ये इन्फ्रेंस, क्या ये स्टेटमेंट, क्या ये कंक्लूजन आपको ठीक लग रहा है, और ठीक लग रहा है तो कितना ठीक लग रहा है, और गलत लग रहा है तो कितना गलत लग रहा है। यही चीज आपके ऑप्शंस को डिसाइड करें एक बार, फिर इसके आंसर के ऊपर बात। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आप लोगों को दिया हुआ था, इसके लिए बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन क्यों? इफ द इन्फ्रेंस इज प्रोबेबली ट्रू थ्रू नॉट डेफिनेटली ट्रू इन द लाइट्स ऑफ द फैक्ट्स गिवन। अब इसको आप कंफर्म रूप से सही नहीं कह सकते। कंफर्म रूप से मतलब कि 100% ये ट्रू नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एज इट इज पूरा ऊपर नहीं लिखा गया। अगर आप ऊपर देखें तो ऊपर ये जो डिकेट्स वाली लाइन है, पहली बात तो वो जो बोली गई थी, दिस हैज रिजल्टेड इन कंसिस्टेंट हाई इकोनॉमिक ग्रोथ ओवर द लास्ट 1.5 अ डिकेड। पहली बात तो ऊपर बोला गया 1.5 डिकेड के लिए, और यहां पर बात जो इन्होंने बोली है क्वेश्चन में, वो बोली है लास्ट डिकेड के बारे में। तो दिया गया था 1.5 के लिए, और यहां पर बोला गया है केवल लास्ट डिकेड के बारे में। एक तो ये अंतर समझिए। दूसरा, ये चारों देश इसमें इंक्लूड है। ये बात मुझे पता है कि एशिया के अंदर ये चारों देश आ रहे हैं, और इन चारों देशों का ऊपर जिक्र भी किया गया है, जिसके अंदर साउथ कोरिया भी है, जिसके अंदर चाइना भी है, जिसके अंदर जापान भी है, और जिसके अंदर इंडिया भी है। और इसी के लिए ये वाली बात भी बोली है कि जापान इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ओवर द लास्ट डिकेड इज द हाईएस्ट इन एशिया, वो बहुत ज्यादा रही है एशिया के अंदर। लेकिन अब इस बात को हम लोग कंप्लीटली ट्रू नहीं कर सकते हैं। क्यों कंप्लीटली ट्रू नहीं किया जा सकता है? क्योंकि ऐसा फैक्ट जो है वो एज इट इज कोई लाइन ऊपर नहीं लिखी गई है। अगर एज इट इज नीचे लिखा होता ना, तब ये होता कि ये इन्फ्रेंस एकदम करेक्ट 100%, ये प्रोबेबली ना हटा करके इसको हम लोग डेफिनेटली ट्रू में डाल, लेकिन प्रोबेबली ट्रू में इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि बिल्कुल कंफर्म एकदम से नहीं। इसमें जो कॉन्सेप्ट लगाया गया 48.3 कॉन्सेप्ट लगाते हुए इस क्वेश्चन को किया गया है। इट इज क्लियर फ्रॉम द सेकेंड लाइन ऑफ द लास्ट पैसेज। ये जो पैसेज दे रखा है उसकी सेकेंड लास्ट लाइन जो है, यही जो मैंने अभी पढ़ी, दिस हैज रिजल्टेड इन द कांस्टेंट हाई इकोनॉमिक ग्रोथ ओवर द लास्ट 1.5 डिकेड। तो जो पैसेज की जो सेकेंड लास्ट लाइन है उससे ये बात क्लियर हो रही है कि ये प्रोबेबली ट्रू में जाएगा, ये डेफिनेटली ट्रू के अंदर नहीं जा सकता। तो इसलिए इसका बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर, बिल्कुल सही। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है द कोरियन इकोनॉमी इज ट्रेडिशनली डिफरेंट देन द इंडियन इकोनॉमी इन इट्स अप्रोच। द कोरियन इकोनॉमी, जो कोरियन इकोनॉमी है वो ट्रेडिशनली डिफरेंट है देन द इंडियन इकोनॉमी एंड इट्स अप्रोच, या इन इट्स अप्रोच। कोरियन इकोनॉमी ट्रेडिशनली डिफरेंट है किससे? इंडियन इकोनॉमी से, किसी अप्रोच के माध्यम। ऑप्शंस आपको ABCDE दिए हुए हैं।
और यही देखना है कि इस इन्फ्रेंस को हम कितना सही कर सकते हैं, कितना गलत कर सकते हैं, कंप्लीटली गलत या फिर कंप्लीटली सही कर सकते हैं। एक बार समझिए, करने की कोशिश करें इस क्वेश्चन को, फिर इसके आंसर के ऊपर बात। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आप सभी लोगों को दिया हुआ था। इसके लिए ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, परफेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर होगा। इसमें जो कॉन्सेप्ट लगाया गया वो 48.1 कॉन्सेप्ट लगाया गया है। साउथ कोरिया adopted outward oriented economic policies while India continued with import substitution policy। साफ साफ यहां पर बोला गया है, क्वेश्चन क्या था, इन्फ्रेंस क्या था, एक बार उसको पढ़ते हैं। द कोरियन इकोनॉमी इज ट्रेडिशनली डिफरेंट फ्रॉम द इंडियन इकोनॉमी इन इट्स अप्रोच। उनकी अप्रोच के माध्यम से इंडियन इकोनॉमी जो है वो कोरियन इकोनॉमी से डिफरेंट है। तो जी हाँ, ये बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि पहले ऊपर साफ बोल दिया गया था कि साउथ कोरिया ने कौन सी अडॉप्ट करी थी, आउटवर्ड ओरिएंटेड इकोनॉमिक पॉलिसीज को अडॉप्ट किया था। और इंडिया ने क्या अडॉप्ट किया था, इंडिया ने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी को अडॉप्ट किया था। तो इन दोनों के अडॉप्शन जो है वो अलग अलग है, किसी ने कुछ अडॉप्ट किया है, किसी ने कुछ अडॉप्ट किया है। तो इट इज क्वाइट बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। दैट्स व्हाई इट इज ट्रेडिशनली डिफरेंट इकोनॉमी इन इट्स अप्रोच। तो इसीलिए इन दोनों को हम लोग डिफरेंट मानेंगे या कहीं ना कहीं अलग मानेंगे। और ये एज इट इज ऊपर स्टेटमेंट के अंदर दिया गया है। तो जब ये स्टेटमेंट में दिया गया तो इसके आधार पर या ऊपर पैसेज के अंदर एज इट इज ये बात बोली जा रही है और साफ इस बात को कह दिया गया कि ये दोनों अलग हैं। और उसी बात को नीचे भी पूछा जा रहा है, तो इसका मतलब ये डेफिनेटली ट्रू में जाएगा कि हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। इसीलिए इसको बोला गया है द इन्फ्रेंस इज डेफिनेटली ट्रू, दैट इज प्रोबेबली फॉलो द स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स गिवन। तो इसीलिए डेफिनेटली ट्रू इसके लिए सही जवाब होगा, जो कि ए ऑप्शन के ऊपर दिया हुआ। परफेक्ट आंसर, राइट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी इसी पैसेज के ऊपर ही है। उसमें बोला गया है द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ इंडिया प्रायर टू 1990s was much higher than the present growth rate। क्वेश्चन का मतलब क्या है? क्वेश्चन का मतलब यह है कि द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ इंडिया, इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो प्रायर टू 1990s, 1990 से पहले was much higher, वो काफी ज्यादा थी, एंड द प्रेजेंट ग्रोथ रेट, आज की रेट को देखते तो आज की दर को देखते हुए, आज की रेट को देखते हुए 1990 के पहले की जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो काफी अच्छी थी, ऐसा देखा गया। तो अब ये देखिए कि इसके अकॉर्डिंग ये जो लाइन है, ये जो इन्फ्रेंस है, इसके अकॉर्डिंग कौन सा इन्फ्रेंस आपको ठीक लगता है, कौन सा इन्फ्रेंस आपको इसमें गलत लगता है। दोनों ही सही लगते हैं, दोनों गलत लगते हैं। प्रोबेबली ट्रू, प्रोबेबली फॉल्स, डेफिनेटली ट्रू, डेफिनेटली फॉल्स, या फिर डेटा इनएडिक्वेट। करें एक बार। तो क्वेश्चन ये था हमारे पास, इन्फ्रेंस ऑलरेडी दिया हुआ था। इसमें ई ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्यों? इफ द इन्फ्रेंस इज डेफिनेटली फॉल्स, दैट इज इट कैन नॉट पॉसिबली बी ड्रॉन फ्रॉम द फैक्ट्स गिवन और इट्स कॉन्ट्राडिक्ट द गिवन फैक्ट। इसमें जो कॉन्सेप्ट लगाया गया वो 48.2 कॉन्सेप्ट लगाया गया है। और इस क्वेश्चन का सही आंसर, एक्सप्लेनेशन क्या है कि इट इज ऑब्वियस फ्रॉम द लास्ट सेंटेंस ऑफ द पैसेज। जो सेंटेंस का जो लास्ट पैसेज का जो लास्ट सेंटेंस आपको दिया हुआ है, उससे ये बात बिल्कुल क्लियर हो रही है। देखिए ये बोलना क्या चाह रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है इंडिया की वो 1990 से पहले जो थी was much higher than the present। आज की ग्रोथ रेट से 1990 की पहले की जो ग्रोथ रेट है वो काफी अच्छी रही।
ऐसा ये लोग कह रहे हैं। अब अगर आप यहां पर लाइन देखें तो क्या बोला गया था, इंडिया ऑन द अदर हैंड adopted an import substitution policy since its independence until the early of 1990s। इसका मतलब ये हुआ कि 1990 से पहले उसकी अच्छी नहीं थी, ग्रोथ रेट उसकी आज ज्यादा बढ़िया है, इसीलिए वो टॉप, ये जो 4 कंट्रीज दे रखी थी एशिया की, उसके अंदर ये कंसीडर कर रही थी या उसके अंदर इसका नाम आ रहा था। तो ये तो डेफिनेटली तौर पे बिल्कुल जस्ट उल्टा बोल दिया गया है, जस्ट वाइज वर्सा कर दिया। तो जस्ट जब अपोजिट बोला जा रहा है इसका मतलब वो कंफर्म रूप से गलत हो। जैसे आपको आम पसंद है और मैं बोलूं कि नहीं आपको तो सेब पसंद है, तो ये जस्ट अपोजिट हो गया। तो इसी तरीके से ये जस्ट इसका उल्टा है, तो जस्ट उल्टा है, इसी वजह से इसको डेफिनेटली फॉल्स के अंदर हम लोग कंसीडर करेंगे। इसीलिए इसका आंसर ई ऑप्शन लगाया गया है कि द इन्फ्रेंस इज डेफिनेटली फॉल्स, दैट इज इट कैन नॉट बी पॉसिबली बी ड्रॉन फ्रॉम द फैक्ट्स गिवन और कॉन्ट्राडिक्ट द गिवन फैक्ट्स। ये कॉन्ट्राडिक्ट द गिवन फैक्ट्स का मतलब क्या हुआ कि ये जो है ये फैक्ट्स को कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, मतलब गलत साबित करने की कोशिश कर रहा है, या जस्ट उसका उल्टा लिखा जा रहा है। हो कुछ रहा है और इन्फ्रेंस के अंदर लिख कुछ रहे, तो इसीलिए इसको डेफिनेटली फॉल्स के अंदर डाला गया। दैट मींस ई ऑप्शन इज योर करेक्ट, ये चीज। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन फिर दोबारा से इसी पर ही है। क्या बोला गया, इंडिया एंड चाइना टुगेदर are considered to be driving force of the Asian economy। इंडिया और चाइना ये जो दोनों है टुगेदर, इन दोनों को ही आर कंसीडर्ड टू बी ड्राइविंग फोर्स ऑफ द एशियन इकोनॉमी। एशियन इकोनॉमी के तौर पे देखा गया है कि इंडिया और चाइना जो ये टुगेदर आर कंसीडर, इन दोनों के लिए ये बात कंसीडर करी गई है, टू बी ड्राइविंग फोर्स ऑफ द एशियन इकोनॉमी। ये एशियन इकोनॉमी को, ड्राइविंग फोर्स का मतलब है किसी भी चीज को चलाना और फोर्सफुली चलाना, मतलब कि ये इंडिया और चाइना के लिए बात बोली जा रही है कि एशियन इकोनॉमी को ये बहुत अच्छी तरीके से कहीं ना कहीं ड्राइव कर रहे हैं, मतलब चला रहे हैं और फोर्सफुली चला रहे हैं। तो क्या ऐसा स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग या ऐसा जो भी आपको पैसेज दिया गया है उसके अकॉर्डिंग क्या ये सही है, क्या ये गलत है? दोनों ही गलत है, दोनों ही सही है, कितना सही है कितना गलत है यही आपको डिसाइड, एक बार देखें फिर इसके आंसर के ऊपर बात। तो इसके अंदर ये आपको दिया गया था, इसमें बी ऑप्शन, इफ द इन्फ्रेंस इज प्रोबेबली ट्रू थ्रू आउट नॉट डेफिनेटली ट्रू इन द लाइट ऑफ द फैक्ट्स गिवन। इसके लिए कॉन्सेप्ट जो लगाया गया 48.3 कॉन्सेप्ट लगाते हुए इस क्वेश्चन को किया गया है, और इसका सही आंसर है द एशियन ग्रोथ स्टोरीज मेनली रिवॉल्व अराउंड इंडिया एंड चाइना। एक लाइन आपको इसके अंदर बोली गई थी कि थ्रू आउट द एशियन ग्रोथ स्टोरीज मेनली रिवॉल्व अराउंड इंडिया एंड चाइना। अब इस बात का मतलब ये था कि इंडिया और चाइना के आसपास ही सबसे ज्यादा एशियन, देखिए सबसे ज्यादा वर्ल्ड के अंदर कहां पर हुई, एशिया के अंदर। अब एशिया के अंदर सबसे ज्यादा किसके पास हुई, तो वो हुई इंडिया और चाइना के पास, कि सबसे ज्यादा जो ग्रोथ स्टोरीज हमको देखने को मिली हैं वो सबसे ज्यादा यहां से देखने को मिली। तो इंडिया एंड चाइना टुगेदर आर कंसीडर टू बी ड्राइविंग फोर्स ऑफ द एशियन इकोनॉमी। द एशियन ग्रोथ स्टोरीज मेनली रिवॉल्व अराउंड द, मेनली मतलब ज्यादातर इन दोनों के आसपास ही घूमी है, तो इसीलिए हम इसको प्रोबेबली ट्रू में डाल रहे हैं। अब यहीं पर ही एक सवाल बच्चे ये पूछ सकते हैं कि इसके हम लोग डेफिनेटली ट्रू में क्यों नहीं डाल रहे, जब हमें पता चल रहा है तो हम डेफिनेटली ट्रू में क्यों नहीं डाल रहे? क्योंकि यहां पर देखिए वर्ड लगाया गया मेनली, मेनली का मतलब ज्यादातर। अब ज्यादातर का मतलब क्या हुआ, ज्यादातर मैं घूमने जाता हूं। अब इस लाइन का मतलब क्या हुआ,
मैं ज्यादातर क्रिकेट खेलने जाता हूं, तो ज्यादातर का मतलब ये हो गया कि 100 टाइम्स अगर कोई काम किया गया तो उसमें 90 टाइम्स मैंने ये काम किया है ना। यही फैक्ट हुआ इसके अंदर कि कोई भी चीज अगर 100 बार हुई, मैं ज्यादातर ये काम करता हूं, मैं ज्यादातर पढ़ना पसंद करता हूं, तो ज्यादातर का मतलब ये हो गया कि अगर कोई 10 बार मुझसे कोई चीज पूछ रहा है तो उसमें 9 बार कम से कम मैं पढ़ाई का ही ऑप्शन करूंगा। लेकिन इसको मैं 100% नहीं कह सकता हूं। क्यों? क्योंकि मेनली बोला गया, मेनली का मतलब ज्यादातर, ज्यादातर है, पूरी तरीके से नहीं। तो इसीलिए इसको हमने काय में रखा है, इसको हमने प्रोबेबली ट्रू में रखा है, ना कि डेफिनेटली ट्रू में रखा है ये चीज। इसीलिए इन दोनों के अंदर हमने डिफरेंस रखा कि प्रोबेबली ट्रू क्या है और प्रोबेबली ट्रू क्या है और डेफिनेटली ट्रू क्या है। इन दोनों बातों में डिफरेंस आ जाए, ये बात। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन जो आया है वो भी पैसेज बेस्ड ही क्वेश्चन है, और पैसेज बेस्ड के अंदर आपको इसके अंदर फिर दोबारा से वही काम करना है। पहले आपको इसका पूरे के पूरे जो आपको ये जो पैसेज दिया गया है उसको समझना है, और पैसेज के आधार पे जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे या जो भी इन्फ्रेंसेस होंगे उसके हमें डिस्कशन करना है। इस पर भी 5 ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस पर पूछे गए। तो सबसे पहले पैसेज को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लेना है। ऑप्शंस का ध्यान रखना है, वही है। सबसे पहला है डेफिनेटली ट्रू, फिर है प्रोबेबली ट्रू, फिर है डेटा इनएडुकेट, फिर है प्रोबेबली फॉल्स, और उसके बाद में है डेफिनेटली फॉल्स। अब सबसे पहले इसका हमें पढ़ना है पैसेज, और पैसेज का मतलब निकाल। डायरेक्शंस पढ़ने की नीड नहीं है क्योंकि डायरेक्शंस आप ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं, वही डायरेक्शंस यहां पर दी हुई हैं। एक बार एक बहुत ही छोटे अंदाज में पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चंस इन द फॉर्म ऑफ इन्फ्रेंसेस कंक्लूजन्स आर बेस्ड ऑन द पैसेजेस गिवन बिलो। जो ये इन्फ्रेंसेस आपको दिए गए हैं या जो ये कंक्लूजन्स आपको दिए गए हैं, ये पैसेज के ऊपर बेस्ड है। ईच पैसेज इज फॉलोड बाय 5 इन्फ्रेंसेस। हर एक पैसेज के अंदर ईच पैसेज इज फॉलोड बाय 5 इन्फ्रेंसेस, 5 इन्फ्रेंसेस द्वारा फॉलोड है। यू आर रिक्वायर्ड टू एग्जामिन ईच इन्फ्रेंस। आपको ये एग्जामिन करना है ईच इन्फ्रेंस को सेपरेटली, अलग अलग, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज, पैसेज के अकॉर्डिंग, एंड डिसाइड अपॉन इट्स डिग्री ऑफ ट्रुथ। और डिग्री ऑफ ट्रुथ आपको देखना है कि ये कितना सही है और कितना फॉल्स है, ये कितना गलत। अब यहां पर सबसे पहले यहां पर आया इसके अंदर पैसेज। तो पैसेज को हमें समझना है। देखिए, पैसेज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी। अगर पैसेज आपको समझ में नहीं आता है, पैसेज आपको अगर क्लियर नहीं है, आप पैसेज को ही कंसीडर नहीं कर पा रहे हैं अच्छे तरीके से, तो फिर क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं या जो इन्फ्रेंसेस इसके ऊपर दिए गए हैं या जो इसके ऊपर कंक्लूजन्स दिए गए हैं, वो आपके लिए समझना काफी ज्यादा कहीं ना कहीं मुश्किल पैदा करते हैं। तो इसीलिए इन चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, इस पैसेज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पैसेज के अंदर बोला गया, द फर्स्ट टाइम आई सॉ द विजार्ड ऑफ ओजेड, द स्टोरी ऑफ बेविज्ड मी, द सेकेंड टाइम आई सॉ द विजार्ड ऑफ ओजेड, द स्पेशल इफेक्ट्स अमेज्ड मी, द थर्ड टाइम आई सॉ द विजार्ड ऑफ ओजेड, द फोटोग्राफी dazzled me. Have you ever seen a movie twice, 3 times? Question mark. You notice subtleties and hear sounds you completely missed the first time around. एक बात समझिए, यहां पर एक किसी व्यक्ति ने, इस पूरे स्टेटमेंट को मैंने इसलिए पढ़ा है, किसी एक व्यक्ति ने एक कोई मूवी देखी। जब पहली बार उसने मूवी देखी, और मूवी का नाम था द विजार्ड ऑफ ओजेड, जब पहली बार उसने मूवी देखी तो उसका जो रिएक्शन था मूवी के बाद में, वो कह रहा है बीविच्ड मी, मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी, और मुझे एकदम सरप्राइज किया उस मूवी ने।
जब सेकंड टाइम देखी द स्पेशल इफेक्ट्स अमेज्ड मी, मुझे उसके जो स्पेशल इफेक्ट्स जो थे वो मुझे बहुत अच्छे लगे। जब तीसरी बार मैंने देखी तो मुझे उसकी जो फोटोग्राफी थी, जो उसने फोटोग्राफी करी है, इट डेजल्ट मी, मुझे बहुत उसने प्रेरित किया, बहुत अच्छा लगा मुझे वो देख करके। हैव यू एवर सीन अ मूवी, अब वो आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है जिसके ऊपर ये पैसेज है, वही आपसे सवाल पूछ रहा है। हैव यू एवर सीन अ मूवी ट्वाइस थ्री टाइम, क्या आपने कोई मूवी 2 बार या 3 बार की है? यू नोटिस, अब आपने ये चीज नोटिस करी, एंड हियर साउंड यू कंप्लीटली मिस द फर्स्ट टाइम अराउंड, आपको ये एहसास होगा कि आपने उसकी जो साउंड्स है या मूवीज के नीचे जो सबटाइटल्स आते हैं उनकी भी अगर देखी जाए सबटाइटल्स, और जो हियर साउंड्स होते हैं वो आप फर्स्ट टाइम आपको कंप्लीटली आपने मिस्ड कर दिए फर्स्ट टाइम अराउंड। इसके बाद बोला गया इट्स द सेम ऑन द फोन बिकॉज योर बिजनेस कन्वर्सेशन आर मोर subsequential than movies. You should listen to them 2, maybe 3 times. Often we have no clear idea of what really happened in our phone conversation until we hear it again. You will find shading more significant than the color of Toto's collar and more scarecrows than you imagined who have not got a brain. इसके बाद बोला गया हाउ डू यू लिसन टू योर इंपॉर्टेंट बिजनेस कन्वर्सेशन अगेन? सिंपली, लीगली एंड ethically tape record them. I call that technique of recording and analyzing your business conversation for substitute. अब इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया है द मूवी द विजार्ड ऑफ ओजेड विल हेल्प इंप्रूव बिजनेस कन्वर्सेशन, क्या ये जो मूवी है विजार्ड ऑफ ओजेड, ये पूरी भी जितनी भी बात बोली गई है ना, पहले तो आप ये समझ लीजिए पूरी जो जितनी भी बात बोली जा रही है ये सारी उस मूवी के अराउंड ही घूम रही, या इस मूवी से रिलेटेड ही सारी बातों को बताया जा रहा है। पहली बात तो ये। अब बोला गया द मूवी विजार्ड ऑफ ओजेड विल हेल्प यू इंप्रूव बिजनेस कन्वर्सेशन, क्या ये मूवी आपके बिजनेस कन्वर्सेशन को इंप्रूव करने में क्या हेल्प करती है? द विजार्ड ऑफ ओजेड, पहला क्वेश्चन तो आपसे इसके अंदर ये पूछा गया। तो एक बार पूरे पैराग्राफ को समझिए आप लोग और देखिए एक बार क्या ये इसके अकॉर्डिंग ठीक है या ठीक नहीं है, प्रोबेबली ट्रू है, प्रोबेबली फॉल्स है, डेफिनेटली ट्रू है या डेफिनेटली फॉल्स है, एक बार। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आप लोगों को दिया हुआ, आपने इसमें देखा इसके लिए ई ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इफ द इन्फ्रेंस इज डेफिनेटली फॉल्स, जो इन्फ्रेंस दे रखा है वो डेफिनेटली फॉल्स है, दैट इज इट कैन नॉट बी पॉसिबली बी ड्रॉन फ्रॉम द फैक्ट्स गिवन और इट्स कॉन्ट्राडिक्ट द गिवन फैक्ट, ये जो गिवन फैक्ट्स है उसको कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्ट करता है और ये डेफिनेटली फॉल्स है। इसमें जो अप्रोच लगाई गई है, जो कॉन्सेप्ट लगाया गया है वो 48.2 अप्रोच लगाते हुए इस क्वेश्चन को किया गया है। द मूवी हैज बीन यूज्ड just as example of how repeated interactions acquaint us with fuller meaning. जो मूवी है वो जस्ट एक एग्जाम्पल है और यहां पर क्या बोला गया है, द मूवी विजार्ड ऑफिसर विल हेल्प इंप्रूव बिजनेस कन्वर्सेशन, क्या है बिजनेस कन्वर्सेशन करने में आपको हेल्प कर रही है? नहीं, उसका उन्होंने एग्जाम्पल दे करके कोई बात को समझाया। तो हाउ रिपीटेड इंटरेक्शंस इक्वेंट अस विद फॉलर मीनिंग, तो 48.2 के अप्रोच के साथ में इसको हमने डेफिनेटली फॉल्स किया क्योंकि इस तरीके की कोई बात ऊपर नहीं बोली पैसेज के, तो इसलिए इसका ई ऑप्शन एकदम करेक्ट।
नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी इसी के ही ऊपर है। ये पीएनबी पीओ 2010 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर मोस्ट if they watch a movie more than once, different aspects in different order, like special effects, photography, story, music, etc., would impress in the better way. अगर एक ही मूवी को अगर हम लोग अलग अलग बार देखते हैं, लेकिन हमारे देखने का नजरिया बदल जाता है। देखिए, आपने एक मूवी देखी तो वो पूरी मूवी आपने देखी, उसके अंदर ओवरऑल आपने उस मूवी को देखा, लेकिन जब पर्टिकुलर किसी एक थॉट को देख लेकर के आप उस माइंड बैठेंगे मूवी में, तो आपको वही वाली चीजें दिखाई देंगी। जैसे आप मान लीजिए ये देखने के निकलते हैं कि इसके स्पेशल इफेक्ट्स जो है, स्पेशल इफेक्ट्स का मतलब समझते हैं, किसी मूवी के अंदर स्पेशल इफेक्ट्स डाले जाते हैं। तो अगर आप सिर्फ स्पेशल इफेक्ट्स को आपने दिमाग में लिया कि मुझे आज सिर्फ इस मूवी में स्पेशल इफेक्ट्स देखने हैं, तो आप उस मूवी के अंदर बाकी स्टोरी कहां जा रही है उससे मतलब नहीं है। जहां जहां पर भी स्पेशल इफेक्ट्स आ रहे होंगे, आप उसको बहुत ध्यान से देखें। इसी तरीके से अगर आप सिर्फ म्यूजिक लेकर के बैठे, क्या नहीं मुझे तो आज इस मूवी से मतलब नहीं, मुझे तो सिर्फ इसके म्यूजिक से मतलब है, तो जहां जहां पर भी म्यूजिक है, जहां जहां पर भी कोई साउंड है, आप उसको बहुत ध्यान से सुनेंगे, या कोई सॉन्ग आ रहा है उसको आप बहुत ध्यान से सुनेंगे। अगर कहीं पर फोटोग्राफी से रिलेटेड है, तो अब आप सिर्फ उस मूवी के अंदर बाकी क्या चल रहा है उससे मतलब नहीं है, आप सिर्फ ये देखेंगे कहां कहां पर अच्छी अच्छी फोटोज लगाई गई। तो जब आप एक मूवी एक बार देखते हैं, तो आप या आपने कोई भी XYZ मूवी देखी, एक बार देखी या दो बार देखी, आपका उसको देखने का जो नजरिया है वो ये है कि सिर्फ आप ओवरऑल मूवी देख रहे हैं कि कैसी ओवरऑल। लेकिन जब पर्टिकुलर एक थॉट लेकर के माइंड सेट करके जब आप मूवी देख रहे हैं कि मुझे आज इस मूवी के अंदर सिर्फ यही देखना है, तब आप सिर्फ उसी चीज को ही फोकस रखेंगे। तब आप और किसी चीज से मतलब नहीं है। अब अगर आप म्यूजिक का कॉन्सेप्ट लेके बैठे कि आज मुझे म्यूजिक ही देखना है, अब उसके बाद वहां पर फाइटिंग हो रही है, लड़ाई हो रही है या क्या हो रहा है, उससे आपको मतलब ही नहीं, आप सिर्फ उसका म्यूजिक ध्यान लेकर के बैठे हो कि आज मुझे सिर्फ इस मूवी का म्यूजिक। तो वही बात यहाँ पर बोली गई है कि फॉर मोस्ट इफ दे वॉच अ मूवी मोर देन वंस, different aspect in different order, like special effects, photography, story, music, etc., would impress in better way. क्या ये अलग तरीके से आपको बेटर वे में इंप्रेस करने का काम करेगी? ये बोला करेगी। तो ये क्वेश्चन आप सभी के सामने दिया हुआ था। इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इफ द इन्फ्रेंस इज प्रोबेबली ट्रू थ्रो नॉट डेफिनेटली ट्रू इन द लाइट्स ऑफ द फैक्ट्स गिवन। ये प्रोबेबली ट्रू में जा सकता है, लेकिन डेफिनेटली ट्रू में नहीं जा सकता है। इसमें जो कॉन्सेप्ट लगाया गया वो 48.3 कॉन्सेप्ट लगा करके क्वेश्चन को किया गया है। कुड इवन हैव बीन डेफिनेटली ट्रू एक्सेप्ट दैट क्वेश्चन नंबर 8 बिलो इज अ श्योर शॉट। अब एक बात समझिए, यहां पर जो बात बोली गई है वो ये है कि वैसे ये डेफिनेटली ट्रू में चला जाता, लेकिन ये इस वजह से नहीं जा सकता है क्योंकि इसके अंदर जो बात बोली जा रही है फैक्ट से रिलेटेड, वो इसके अंदर एज इट इज पूरी बात नहीं लिखी गई। अब जैसे इसके अंदर बोला गया था ये वाली बात कौन सी, कि इफेक्ट्स है, फोटोग्राफी है, स्टोरी है, म्यूजिक है, ये सारी बातें तो ऊपर नहीं बोली गई हैं, एज इट इज नहीं बोली गई हैं। तो हम श्योर शॉट नहीं कह सकते, समझ रहे हैं? तो श्योर शॉट नहीं कहा जाता, इसीलिए इसको हम लोग प्रोबेबली ट्रू में डाला है। दैट मीन्स बी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट। ये चीज। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी इसी पैचेस पर ही दिया हुआ है। क्या बोल रहे हैं? The tips are given for understanding business conversation. The tips are given for understanding business conversation अगर ये दिया है, तो अब आपको ये देखना है इसके अकॉर्डिंग कौन सा, क्या इसको हम ये कह सकते हैं कि
इस पूरे पैसेज को पढ़ते हुए कि ये टिप्स हैं किस चीज के रिलेटेड, टू अंडरस्टैंडिंग बिन द बिजनेस कन्वर्सेशन, क्या ये कहा जा सकता है? अगर ये कहा जा सकता है तो कितना सही है और कितना गलत है, यही आपको डिसाइड करें एक बार इस। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आप लोगों को दिया हुआ है, देखा। इसके लिए ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, इफ द इन्फ्रेंस इज डेफिनेटली ट्रू, दैट इज इट प्रोबेबली फॉलो द स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स गिवन। इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज किया गया 48.1 कॉन्सेप्ट यूज किया गया है, प्रॉपरली फॉलो द स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स गिवन, यही चीज एज इट इज दी है कि अगर आपको किसी भी बिजनेस कन्वर्सेशन को समझना है, और ये दिया भी गया है, आई कॉल द टेक्निक ऑफ रिकॉर्डिंग एंड एनालाइजिंग योर बिजनेस कन्वर्सेशन फॉर, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बिजनेस कन्वर्सेशन आपको दी हुई है, अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस कन्वर्सेशन, ये उससे रिलेटेड आपके टिप्स कहे जा सकते हैं। तो इसके लिए ए ऑप्शन डेफिनेटली ट्रू, इसके लिए बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है, डेफिनेटली ट्रू। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? द एडवाइस इज बीइंग गिवन टू द सेल्स टीम। क्या इसको हम ये कह सकते हैं कोई एक एडवाइस सेल्स टीम के लिए, या सेल्स टीम को दी गई एक एडवाइस, क्या इसे कहा जा सकता है? देखें एक बार कि क्या इसके लिए ठीक होना चाहिए, क्या इसके लिए गलत होना, समझिए। तो इसके लिए ये क्वेश्चन आप लोगों को दिया हुआ था। इसमें सी ऑप्शन, इफ द डेटा आर इनएडुकेट, डेटा इनएडुकेट का मतलब हो गया कि इससे रिलेटेड कोई भी डेटा नहीं दिया। अगर आप देखें तो यहां पर कहीं पर भी किसी सेल्स टीम का जिक्र नहीं किया। ऊपर आप अगर देखें कि एडवाइस देना तो एक बहुत अलग चीज हो गई, या हम कह रहे हैं एडवाइस, चलो ये है भी, तो सेल्स टीम से रिलेटेड तो बिल्कुल नहीं है, या सेल्स टीम का ऐसा कोई भी जिक्र ऊपर नहीं किया गया। तो इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज किया गया वो 48.5 अप्रोच लगाई गई है। इट कुड नॉट बी गिवन टू एनी इंडिविजुअल और एनी बिजनेस टीम, ऐसा कोई बिजनेस टीम या कोई सेल्स टीम के बारे में यहाँ पर जिक्र नहीं किया गया है, इसलिए इसका सी ऑप्शन जो है वो इसके लिए बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर है, राइट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, द ऑथर वॉचेज मोस्ट मूवीज मोर देन ट्वाइस। जो ऑथर है, क्या वो जो मूवीज है उसको 2 बार से भी ज्यादा बार देखता है? क्या ऐसा कहीं से पता चल रहा है इन्फ्रेंस के तौर पे? आपको देखना है कि क्या इसके अंदर ठीक है, क्या गलत है, दोनों ही सही हैं या दोनों ही गलत है, करें। ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया हुआ था। इसमें ई ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, इफ द इन्फ्रेंस इज प्रोबेबली फॉल्स थ्रू आउट, नॉट डेफिनेटली फॉल्स इन द लाइट्स ऑफ द फैक्ट्स गिवन। इसमें जो कॉन्सेप्ट लगाया गया है वो 48.4 अप्रोच लगा करके इस क्वेश्चन को किया गया है। नोट द लाइन इन हैव यू एवर सीन, ये फोर्थ लाइन दी गई है फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर, हैव यू एवर सीन, क्या आपने कभी कोई मूवी 2 बार या 3 बार देखी है? तो इसीलिए इसमें इन्फ्रेंस के हिसाब से अगर देखा जाए पैसेज के अकॉर्डिंग, द ऑथर वॉचेज मोस्ट मूवीज मोर देन ट्वाइस, 2 या 2 से ज्यादा बार देखी है, तो ये प्रोबेबली फॉल्स में जाएगा, डेफिनेटली फॉल्स में नहीं जाएगा, क्योंकि 2 से ज्यादा बार भी देख सकता है। और इसमें कहा गया ऑथर वॉचेज मोस्ट मूवीज, ज्यादातर मूवीज 2 बार से ज्यादा देखी गई हैं, ज्यादातर। और इसमें बोला गया है कि 2, 3 और उससे ज्यादा।
तो इसलिए थोड़ा-सा बातों में यहाँ पर कहीं न कहीं फ़र्क भी आ रहा है। तो इसलिए हमने इसको प्रोबेबली फॉल्स में डाला है। हैव यू एवर सीन? यहाँ पर ऑथर की बात कहीं पर नहीं हो रही है कि ऑथर ने ये देखा है या नहीं देखा है। हैव यू सीन? ऑथर जो है वो आपसे ये क्वेश्चन कह रहा है कि क्या आपने किसी मूवी को 2 बार या 3 बार या उससे ज़्यादा बार देखा है? और इस पर्टिकुलर इन्फ्रेंस के अंदर बोला जा रहा है, ये जो बात बोली जा रही है ये ऑथर के लिए बोली जा रही है। क्या ऑथर 2 बार या 2 से ज़्यादा बार मूवी देखता है? तो 2 या 2 से ज़्यादा वाली बात वो हमारे लिए बोली गई है, ना कि ऑथर के लिए बोली। तो इसलिए हम इसको प्रोबेबली फॉल्स के अंदर डालेंगे। तो इसके लिए ई ऑप्शन जो है वो इसके लिए सही जवाब है, परफेक्ट आंसर है, राइट। चलिए, मुलाकात होती है हमारी आपसे आगे के सेशंस में। तब तक के लिए थैंक यू।